हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशंट वर्ल्ड की 7 अजायबियों में से एक यानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गीजा का पिरामिड इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है और इसे फिरौन खुफू की कब्र के रूप में बनाया गया था। फिरौन खुफू जिसने प्राचीन साम्राज्य 4th डायनेस्टी के दौरान शासन किया था। ईस्वी सन पूर्व 26वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 27 इयर्स के ड्यूरेशन में इस पिरामिड को बनाया गया था, जो एंशंट वर्ल्ड की 7 अजायबियों में से सबसे पुराना है और एकमात्र ऐसी अजायबी है जो काफी हद तक बरकरार है। गीजा के पिरामिड को 2 मेजर अप्रोचेस द्वारा 4700 साल पुराना बताया गया है, जिसमें से पहला अप्रोच इनडायरेक्टली आर्कियोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल एविडेंस के बेस्ड पर खुफू और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को बताता है, और दूसरा अप्रोच डायरेक्ट था जो पिरामिड में पाए जाने वाले कार्बनिक मटेरियल की रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा इसकी एज का पता लगाया गया था। इन द पास्ट द ग्रेट पिरामिड की डेट सिर्फ खुफू की वजह से बताई गई थी, जबकि पिरामिड का कंस्ट्रक्शन खुफू के शासनकाल दौरान हुआ था। हाल के ज्यादातर क्रोनोलॉजिकल एस्टिमेट खुफू और उसके पिरामिड की डेट ईस्वी सन पूर्व 2700 से 2500 के बीच में बताते हैं। अब द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ये पिरामिड 449 फीट ऊंचा और चारों ओर से 756 फीट लंबा है। जिस समय इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था उस वक्त ये पिरामिड 481 फीट ऊंचा था, लेकिन समय के साथ साथ ये पिरामिड फ्रॉम द टॉप 31 फीट कम हो गया। एनीवे, ये अभी भी दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर में से एक है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बिग बैंग और पिसा के लीनिंग टावर से काफी ऊपर है। इतनी ऊंचाई वाले गीजा के पिरामिड का वेट 6 मिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। इसके स्ट्रक्चर में 2.3 मिलियन पत्थरों के ब्लॉक्स है, जिसमें हर एक पत्थर का वेट 3 टन है। रिसर्चर्स का मानना है कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए इजिप्शियंस वुडन स्लेज का यूज करते थे और इन वुडन स्लेज को रेगिस्तान की रेत में खींचा जाता था, लेकिन रेत के असमान सरफेस पर व्हीकल को ले जाना आसान नहीं था। इसे आसान बनाने के लिए सबसे पहले रेत को गीला करना पड़ता होगा, तो भी इतने हैवी पत्थर को खींचना काफी मुश्किल होता है। वो सब तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि वे लोग कैसे भी करके उन पत्थर को ले आए, बट वेट, वे ले तो आए, लेकिन अब पत्थरों के सॉलिड ब्लॉक से इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे किया, ये टॉपिक सदियों से डिस्कशन और डिबेट का सब्जेक्ट रहा है। और क्यों ना हो भला, उस टाइम पे आज की तरह हेवी लिफ्टिंग मशीनरी थोड़ी ना थी। हो सकता है कि उनकी कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी हो जो आज तक हम नहीं जान पाए, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के इतना बड़ा पिरामिड कैसे बन सकता है। आखिरकार वो इंसान थे, भगवान श्री कृष्ण तो थे नहीं। इससे याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया था जो द्वारका नगरी में स्थित है। वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने तो पूरी स्टोरी जानने के लिए द्वारकाधीश पर बनाया गया मेरा वीडियो जल्दी से जाइए और देखिए, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद पिरामिड पर वापस आते हैं तो एक्सपर्ट का मानना है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को स्टार्ट से एंड तक पूरा होने में अप्रोक्सीमेटली 27 इयर्स लगे। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अराउंड 20,000 लोगों ने इतने इम्प्रेसिव टाइम लिमिट में इस कंस्ट्रक्शन को पूरा किया। 27 इयर्स में 20,000 या उससे भी ज्यादा लोगों ने पिरामिड को बनाया। इसका मतलब इस पूरे वक्त में पत्थर के हर एक ब्लॉक को दिनों रात के हर 5 मिनट में अपनी जगह से पिरामिड तक ले जाया गया होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिरामिड बनाने वाले वर्कर्स हाईली स्किल्ड थे, लेकिन वो लोग इस काम को पूरा करने में कैसे कामयाब रहे, नो वन नोज। इट्स स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट मिस्ट्री। हालांकि स्कॉलर्स का मानना है कि हैवी पत्थरों को मूव करने के लिए इन लोगों ने रोलर्स, लीवर्स और रैम्स के एक सिस्टम का यूज किया होगा। चूंकि पिरामिड ऊपर की ओर से छोटा होता जाता है, इसीलिए नीचे के लेयर्स और अंदर का भाग अच्छे से बन जाने के बाद अपर लेयर्स को बनाने में कम समय लगा होगा। पिरामिड के बारे में जानने के बाद अब हम पिरामिड बनाने का जो मेन रीजन है उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, वैसे पिरामिड ऑफ गीजा में फिरौन खुफू की कब्र है।
इन अदर वर्ड इस पिरामिड में फिरौन खुफू की मम्मी को रखा गया है। आगे हम यही जानेंगे कि मम्मी कैसे बनाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर एंजॉइंग माई कॉन्टेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मम्मी बनाने की इस मेथड को मम्मीफिकेशन कहा जाता है। मम्मीफिकेशन यानी डेड बॉडी को उपचार करने की और लेप लगाने की जो मेथड एंशिएंट इजिप्शियन यूज किया करते थे उसे मम्मीफिकेशन कहा जाता है। स्पेशल प्रोसेस से इजिप्शियन बॉडी से सारा मॉइस्चर हटा देते, सिर्फ एक सूखा रूप छोड़ देते जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता था। वो लोग इस मेथड में इतने सक्सेसफुल थे कि आज हम एक इजिप्शियन की मम्मीफाइड बॉडी को देख सकते हैं और ये अच्छे से जान सकते थे कि 3000 साल पहले वो व्यक्ति कैसा दिखता था। मोस्ट ऑफ अर्ली इजिप्शियन हिस्ट्री में मम्मीफिकेशन का अभ्यास किया गया था। मम्मीफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में 70 डेज लगते थे। स्पेशल पुजारियों डेड बॉडीज को लेप लगाने का, उपचार करने का और लपेटने का काम करते थे। वेरियस स्टेज में किए जाने वाले करेक्ट रिचुअल और प्रेयर्स को जानने के अलावा पुजारियों को ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की डिटेल में नॉलेज होनी भी आवश्यक होती थी। इस मेथड का फर्स्ट स्टेप उन सभी पार्ट्स को हटाना था जो जल्दी से डिकम्पोज होते थे। कहा जाता है कि ब्रेन टिश्यू को निकालने के लिए नाक के थ्रू स्पेशल हुक वाले इंस्ट्रूमेंट्स को केयरफुली अंदर डालकर ब्रेन को निकाला जाता था। ये एक डेलिकेट ऑपरेशन होता है जो आसानी से फेस को बिगाड़ सकता है। इसके बाद आमतौर पर पेट के लेफ्ट साइड में किए गए कट के थ्रू पेट और चेस्ट के ऑर्गन्स हटा दिए जाते। वो लोग सिर्फ हार्ट को ही बॉडी में छोड़ देते, ये मानते हुए कि हार्ट उस व्यक्ति के एग्जिस्ट और इंटेलिजेंस का केंद्र है। स्टमक, लिवर्स, लंग्स एंड इंटेस्टाइन को स्पेशल बॉक्स या जार में रखा जाता, जिसे आज हम कैनोपिक जार कहते हैं। अब बॉडी में बचे सारे मॉइस्चर को हटाने के लिए वे लोग बॉडी को नेट्रॉन से ढक देते थे। नेट्रॉन के पैकेट्स बॉडी के अंदर भी रखे जाते थे। नेट्रॉन एक प्रकार का नमक है जिसमें सुखाने के गुण होते हैं। अब बॉडी पूरी तरह से सूख जाए तो नेट्रॉन के पैकेट्स को हटा दिया जाता। इसके रिजल्ट में एक अच्छा सूखा हुआ लेकिन पहचान में आए ऐसा ह्यूमन फॉर्म बनता है। मम्मी को और भी ज्यादा जीवित दिखाने के लिए बॉडी को लिनन एंड अदर मटेरियल से भर दिया जाता। इसके बाद अब रैपिंग स्टार्ट होती है। हर एक मम्मी को सैकड़ों गज लिनन की जरूरत होती थी। पुजारी बॉडी के चारों ओर लिनन की पट्टियों को केयरफुली लपेटते हैं। कभी कभी पूरे हाथ या पैर को लपेटने से पहले हाथ या पैर की हर एक उंगली को अलग से लपेटा जाता था। डेड बॉडीज को दुर्घटना से बचाने के लिए ताबीज को लिनन के बीच रख दिया जाता था। यहाँ तक कि कुछ लिनन की पट्टियों पर प्रार्थना और जादुई वर्ड लिखे जाते थे। अक्सर पुजारी सिर के पट्टियों के बीच इंसान के चेहरे का मास्क रख देते थे। बॉडीज को पट्टियों से लपेटने के बाद कॉफिन में रखा जाता था। डेड बॉडी के लिए बनाई गई कब्र में बॉडी के साथ रखने के लिए कई सारी चीजें भी होती थी, जैसे कि फर्नीचर, मूर्तियां, खाने की लिस्ट और भी बहुत कुछ जो एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए होती है। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि एक जादुई प्रोसेस से ये सारी चीजें उस व्यक्ति की नेक्स्ट लाइफ में आवश्यकता पड़ने पर रियल चीजों में बदल जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि वस्तुओं के साथ साथ कभी कभी नौकरों और पेट्स को भी रखा जाता था। यहाँ तक कि कुछ व्यक्तियों ने अपने पेट्स की मम्मी भी बनाई है। लेकिन एक सवाल आता है कि डेड बॉडी को इतना प्रोटेक्ट क्यों किया जाता था? उनके धर्म में डेड बॉडी को जितना हो सके उतना जीवित प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इजिप्शियंस का मानना था कि मम्मी बनाई गई बॉडी उस व्यक्ति की आत्मा का घर है। अगर बॉडी ही नष्ट हो गई तो आत्मा भी नष्ट हो सकती है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एंड पॉपुलर टूरिस्ट साइट है, जो हर साल 14 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। सो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की जर्नी यहीं पर खत्म होती है। Thanks for joining me on this journey. Until next time, stay tuned and take care of yourself.